हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे बादल एजुकेशन ऑफिशियल पे। आज हम बात करेंगे कक्षा नौवीं साइंस का। ठीक है, वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके कि जो झारखंड एडमिट के द्वारा जो क्वेश्चन तैयार किया गया है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको 20 वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो भाई आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहें ताकि आपको समझ में आ सके कि जो साइंस का वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कैसे आएगा और कहाँ से आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय को गवाते नहीं हुए, समय को कम से कम लेते हुए और वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि कक्षा नौवीं के बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, क्या है, कक्षा नौवीं के बारे में बात करेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद आगे ये विषय विज्ञान है। क्या है भाई, विषय विज्ञान है। ठीक है, विज्ञान के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे है, यहाँ पे जो समय दिया जाएगा, ठीक है, जो समय दिया जाएगा भाई वो समय आपका रहेगा 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का समय रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पूर्णांक, यानी कि जो पूर्णांक का मतलब होता है जो फुल मार्क्स, यानी कि जो आपको जो झारखंड एडमिट जो एग्ज़ाम लेगी वो फुल मार्क्स कितना का रखेगी। ठीक है, तो ये 40 नंबर का है। ठीक है, 40 नंबर का रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है कि सामान्य निर्देश, क्या है, सामान्य निर्देश कहता है कि इस प्रश्न, क्या कहता है, इस प्रश्न, यहाँ पे दीजिएगा ध्यान, सामान्य निर्देश यहाँ पे दिया गया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न हैं, यानी कि इस प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि सभी प्रश्न जो है भाई वो अनिवार्य है। ठीक है, सबको बनाना जरूरी है। ठीक है, कहता है। आगे चलते हैं, कहता है प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। अगर आप एक क्वेश्चन को बनाते हो तो उसके लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन को बनाते हो तो दो नंबर वहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, इस जो आप जो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ पे कहता है कि 4 विकल्प इसमें दिए होंगे और इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है भाई। क्या करना है, सही विकल्प, यानी कि जो 4 विकल्प रहेंगे उसमें आपको सही विकल्प, यानी कि इसमें जो आपको सही लगेगा उसको चुन करके अपने आंसर शीट में लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ वही इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन ये यहाँ पे अंग्रेजी में दिया गया है। ठीक है, इसी का अंग्रेजी किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है खरपतवार के पौधों को प्रभावित करता है। ठीक है, क्या कहता है, खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं कि फर्स्ट नंबर है पौधे को बढ़ने से पहले ही मार देते हैं। ठीक है, बी नंबर कहता है पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देता है। ठीक है, और सी नंबर कहता है फसलों पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। तो हम कह सकते हैं भाई कि जो फर्स्ट नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा सी नंबर हो जाएगा भाई। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सी नंबर है हमारा वो सही करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये जो है हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पोल्ट्री कच्छ की विदेशी नस्ल, क्या कहता है, पोल्ट्री पंछी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है। एक पोल्ट्री पंछी है, ठीक है, जो विदेशी नस्ल में है उसमें अंडे देने की अधिक क्षमता होती है और आपको उस पंछी का नाम बताना है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे कहता है व्हाइट लेग हॉर्न, ए नंबर में है व्हाइट लेग हॉर्न, सी नंबर में है बॉयलर और बी नंबर में है बॉयलर और सी नंबर में है व्हाइट
कॉर्निस और डी नंबर में है न्यू हेमिस्फीयर। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा भाई, आपका सही आंसर हो जाएगा वाइट लेग हॉर्न। क्या हो जाएगा भाई? वाइट लेग हॉर्न। ये जो हमारा वाइट लेग हॉर्न है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी इतलवी प्रजाति है, ठीक है। कहता है कि मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी इतलवी प्रजाति के हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट नंबर एपिस मेलिफेरा, बी नंबर है एपिस डोरसाटा, ठीक है, और सी नंबर है एपिस फ्लोरा, और डी नंबर है एपिस सेराना इडिका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा सही आंसर है, ठीक है। तो ये जो हमारा ए नंबर हो जाएगा भाई, ठीक है। ए नंबर जो हमारा है, ये नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा, एपिस मेलिफेरा, ठीक है। ए नंबर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ए नंबर तीसरा का ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहता है गन पाउडर इज, ठीक है, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर और लिक्विड, ठीक है। इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। बारूद होता है, जो बारूद होता है भाई वो क्या होता है, ठीक है। बारूद क्या होता है? तो यहाँ पे कहता है कि ए नंबर में दिया गया है तत्व, बी नंबर में दिया गया है यौगिक, और सी नंबर में दिया गया है मिश्रण, और डी नंबर में तरल दिया गया है। और आपको चयन करना है सही विकल्प का। तो इसमें सही विकल्प कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? तो सही विकल्प इसमें हो जाएगा नंबर सी। कौन सा हो जाएगा भाई? नंबर सी। नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मिश्रण जो है भाई ये हमारा सही हो जाएगा। मिश्रण जो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, अगर आप सीबीएसई से हो तो आप सीबीएसई से देख सकते हो, यानी कि अंग्रेजी में देख सकते हो, और अगर आप जैक से दे रहे हो तो आप जैक का देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि 5 नंबर क्वेश्चन कहता है द परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन द सैंपल्स ऑफ कल्फ्यूरिक ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट मेथड was found to be the same, the law which confirmed by this is, ये मतलब कि क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है कि विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूने में कॉपर और ऑक्सीजन की जो प्रतिशत है एक ही पाई गई है। इससे जिस नियम की संतुष्टि होती है ना, वो क्या है, वो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहता है कि यहाँ जो होगा, हम लोग 6 नंबर का 5 नंबर का देख रहे हैं। तो यहाँ जो पहले यहाँ पे हम ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। कहता है द्रव्य की ओर अनस्वरता का नियम, और बी नंबर कहता है गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, और थर्ड नंबर कहता है स्थिर अनुपात का नियम, और डी नंबर कहता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे नंबर सी जो है हमारा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्थिर अनुपात का नियम ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे कहता है प्रोटॉन द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है। जो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना अधिक होता है, कितना गुना होता है, कितना अधिक, मतलब कि कहता है, फिर से देखिएगा एक बार, कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन देख लीजिएगा एक बार। कहता है ए नंबर लगभग 200 गुना, बी नंबर लगभग 2000 गुना, सी नंबर है लगभग 1000 गुना, डी नंबर कहता है लगभग 100 गुना। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लगभग 2000 गुना होता है। कितना होता है भाई? लगभग 2000 गुना होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लगभग कितना होता है? 2000 गुना होता है। ध्यान दीजिएगा, लगभग 2000 गुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है कि दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान है, ठीक है। जो यहाँ पे समय, ये ग्राफ जो दिया गया है इसमें पूछ रहा है कि दूरी समय ग्राफ का मान कितना होगा, ठीक है। दूरी समय ग्राफ में चाल का मान पूछ रहा है, ठीक है, कितना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया गया है
ये नंबर है हमारा 32 मीटर प्रति सेकेंड, बी नंबर है 5 मीटर प्रति सेकेंड, सी नंबर है 8 मीटर प्रति सेकेंड और डी नंबर है हमारा 0। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ये हमारा नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, नंबर सी यहाँ पे है, नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ये हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। कहता है, यहाँ कहता है कि एक समान वर्तीय गति में, ठीक है, एक समान वर्तीय गति में, ये यहाँ पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन दे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। कहता है ये नंबर है हमारा, चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, ठीक है, चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं। बी नंबर कहता है चाल और वेग दोनों चर रहते हैं और सी नंबर कहता है चाल और वेग अचर अचर रहते हैं, ठीक है, और डी नंबर कहता है चाल अचर और वेग चर रहते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि एक समानवर्तीय गति में क्या रहता है, क्या होगा इसका आंसर। तो हमको लगता है करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा नंबर 8 का, वो हमारा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? डी नंबर हो जाएगा। चाल अचर होता है और वेग चर होता है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चाल अचर होगा और वेग चर होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो युग्म दिया गया है ये कौन सा गलत है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, उसको पहचानते हैं। यहाँ पे देखिए, कहता है क्लोरोप्लास्ट, ये नंबर में दिया गया है क्लोरोप्लास्ट, कोशिका का रसोई घर, ठीक है। बी नंबर कहता है माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस, ठीक है। आप लोग जानते ही होंगे माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। सी नंबर लाइसोसोम, स्रावी कनिकाएं, ठीक है, और डी नंबर है हमारा नाभिक यानी कि कोशिका का मस्तिष्क, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नंबर 1, क्लोरोप्लास्ट कोशिका का घर, क्लोरोप्लास्ट कोशिका का घर। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट कोशिका का घर, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 कहता है पौधों के मूल रोम मिट्टी के जल को अवशोषित करते हैं। क्या कह रहा है भाई? पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, नंबर 1 विसरण, नंबर बी अतः शोषण और नंबर सी प्रासरण और नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ फिर से ध्यान दीजिएगा भाई एक बार, कहता है कि पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है और हमको यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। तो हमारा जो 10 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ये हमारा सी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? सी नंबर, ठीक है, सी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रासरण, ठीक है, जो पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को जो अवशोषित करते हैं वो क्या कहलाते हैं या फिर क्या होते हैं? प्रासरण होते हैं, ठीक है, प्रासरण कहते हैं, प्रासरण करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आगे, यहाँ आगे कहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाँ आगे आगे चलते हैं, ठीक है। आगे कहता है इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से संबंधित नहीं है, ठीक है। कहता है कि इनमें से कौन सा, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से संबंधित नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है। कह रहा है नंबर ए ऑप्शन कहता है कि निम्न में से नहीं, यहाँ पे हमको आगे देखना है भाई। नंबर ए, यह नाभिक और कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है, ठीक है। कह रहा है कि यह नाभिक और कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है, ठीक है। नंबर ए हमारा हो गया। और नंबर बी कहता है भाई, नंबर बी हमारा हो जाएगा, नंबर बी कहता है यह कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करता है। नंबर बी हमारा हो गया, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, ठीक है, सी नंबर हुआ। और नंबर डी कहता है यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक गतिविधियां का स्थल हो सकता है। तो हम बता दें भाई कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 11 नंबर का, वो हमारा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी नंबर हो जाएगा।
तो यहाँ पे क्या है सी भाई, यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार, सी नंबर है हमारा, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। ठीक है, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 12th नंबर देखिएगा। ठीक है, 12th नंबर कहता है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। जो परमाणु में जो नाभिक होते हैं, ठीक है, उसका खोज किसने किया था। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है मेरे भाई, 4 ऑप्शन है। नंबर ए है रदरफोर्ड, ठीक है, नंबर बी है जेम्स चैडविक, और नंबर सी है नील बोर, और नंबर डी है थॉमसन। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें सही यानी कि करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो हमारा 12 नंबर का सही उत्तर होगा, ये नंबर होगा। कौन सा होगा मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक का जो खोज किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे मेरे भाई। और मैं बता दूं कि मेरे चैनल को अगर यदि आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किए हो तो ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 13, ठीक है, क्या कहता है देख लेते हैं। देखिए, कहता है कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान विभिन्न होते हैं कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तो समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान जो है भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर है अपरूप, ये नंबर है हमारा अपरूप, बी नंबर है समस्थानिक, और सी नंबर है बहुलक, और डी नंबर है संभारिक। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई नंबर 13। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो 13 नंबर में जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा बी नंबर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, बी नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 13 में बी नंबर जो है हमारा करेक्ट आंसर यानी कि सही उत्तर हो जाएगा, समस्थानिक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 3 एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, कक्षा 3 में एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, कह रहा है कि कक्षा 3 में क्या कह रहा है, कक्षा 3 में अधिकतम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो हमको पूछ रहा है। तो कितने रह सकते हैं बता सकते हैं, अगर आप जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है नंबर ए 2, नंबर बी 8, नंबर सी 18, नंबर डी 12। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नंबर सी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, नंबर सी 18। क्या हो जाएगा, 18। कक्षा 3 एम सेल में अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है कि अधिक गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह, ठीक है, तो वह क्या कह रहा है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह होगा। ठीक है, तो वह क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नंबर ए कहता है 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगी। नंबर बी कहता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगी। नंबर सी कहता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। नंबर डी कहता है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। ठीक है, तो हमारा जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, वो सही उत्तर हमारा डी नंबर हो जाएगा। कौन सा होगा मेरे भाई, डी नंबर। डी नंबर इज करेक्ट आंसर, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है 16वां नंबर जड़त्व का गुण। ठीक है, जड़त्व का गुण पूछता है, तो जड़त्व का गुण नंबर ए बताता है किसी किसी वस्तु में होता है। ठीक है, किसी किसी वस्तु में होता है। नंबर बी कहता है प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, नंबर सी किसी भी वस्तु में नहीं होता है। नंबर डी कहता है केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कहता है
ये जो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, वो हमारा 16 नंबर का बी उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी नंबर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, बी नंबर में हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक वस्तु में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है कि किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6 kg क्या कह रहा है? किसी 6 kg, ठीक है, 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो ध्यान रखिएगा कितने, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है फिर भी देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 48 न्यूटन, बी नंबर 24 न्यूटन और सी नंबर 12 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर जो हो जाएगा भाई, ये 17 नंबर का सही उत्तर जो हो जाएगा बी नंबर होगा भाई। कौन सा होगा मेरे भाई? बी नंबर। बी नंबर इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे बी नंबर 12 न्यूटन जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि 18 नंबर में जाइलम किससे बना होता है। जो जाइलम होता है मेरे भाई वो किससे बना होता है पूछ रहा है। ठीक है, जाइलम किससे बना होता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, देखिए जाइलम किससे बना होता है, तो कहता है नंबर ए ट्रेकिडस से, और बी नंबर वाहिकाएं से, डी नंबर ये दोनों से, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो जाइलम बना होता है मेरे भाई, तो जाइलम जो बना होता है नंबर सी ऑप्शन ये दोनों से बना होता है। ठीक है, किससे बना होता है? ये दोनों से बना होता है। ठीक है, ये दोनों से बना होता है, यानी कि ट्रेकिडस से भी बना होता है और वाहिकाएं से भी बना होता है, ये दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अगर पूछे कि जाइलम किससे बना होता है, तो हमारा उत्तर होगा ये दोनों से, यानी कि ट्रेकिडस से भी और वाहिकाएं से भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछता है कि टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है। ठीक है, टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है, तो किससे जोड़ती है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ती है। बी नंबर कहता है एक मांसपेशी को हड्डी से, और सी नंबर कहता है तंत्रिका को मांसपेशी से, और डी नंबर कहता है एक मांसपेशी को मांसपेशी से। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का, वो हमारा बी नंबर हो जाएगा भाई। बी नंबर ध्यान रखिएगा, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट है मेरे भाई, लास्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, लास्ट ध्यान रखिएगा। और ये हमारा 20 VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम करवा दिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, लाइक नहीं किए हो, शेयर नहीं किए हो, तो प्लीज़ आप ज़रूर करें। ठीक है, एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग ये सब कामों को ज़रूर करें। तो लास्ट क्वेश्चन को हम लोग करके जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है भाई कि एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ। ठीक है, एक व्यक्ति जो है दुर्घटना का शिकार हुआ, यानी कि एक व्यक्ति जो है वो दुर्घटना में किसी तरह का शिकार हो गया। ठीक है, जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियाँ उखड़ गई। जो हाथ की जो 2 लंबी हड्डियाँ होती है वो उखड़ गई। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है, ये यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है नंबर ए टेंडन का टूटना, नंबर बी कंकाल की मांसपेशियां ऊतक का टूटना, और सी नंबर है लिगामेंट का टूटना। ठीक है, और डी नंबर है एरियोलर ऊतक का टूटना। तो जाहिर सी बात है भाई, इसमें तो आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लिगामेंट का टूटना, यानी कि लिगामेंट का टूटना इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई, तो इसके आगे वीडियो में इसके पार्ट 2 में मिलेंगे। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह आगे वीडियो पाने के लिए भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो हम दे सकें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।